जय हिंद ऑफिसर्स। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो हमारी देखी थी जिसमें हम लोग नागरिकता पार्ट फर्स्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप देख सकते हैं, प्रोवाइड कराया गया है आपको हम लोग की तरफ से। तो उसमें आपको मूल चीजें ऑलरेडी क्लियर की गई हैं कि नागरिकता है क्या, ना एक नागरिक के राज्यों से क्या अंतर संबंध है, ये सारे की सारी चीजें आपको कराए गए थे। लेकिन जब मैं वीडियो को लास्ट में समाप्त किया था तो आपके सामने एक क्यूरियोसिटी छोड़ के गया था, एक जिज्ञासा छोड़ के गया था कि नागरिकता को आपने देखा कि भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ जगहों पे वहां आपको रिस्ट्रिक्शन फील होगा, कुछ जगहों पे अपवाद फील होगा। आज हम चलते हैं और उस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब बात करें, जैसा कि आपको हमने कहा था कि वहां पे कुछ जगहों पे आपको कुछ आर्टिकल में ऐसा फील होगा आपको कि आपको लगेगा कि यहां पे एकल नागरिकता में अपवाद फील होगा आपको। ठीक है, तो कौन से ऐसे जगह हैं? तो अनुच्छेद 15 का 1 में, जिनमें आपको ये मेंशन किया गया है कि आप विभिन्न व्यक्तियों के बीच में ना, जो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति, लिंग, जन्म स्थान ना के आधार पे जो भेदभाव का प्रतिषेध तो करता है ना, लेकिन वही राज्य चाहे तो अपने शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, अपने यहां के कुछ निवासियों को क्या कर सकती है? विशेष रूप से शामिल कर सकती है। तो आपको यहां पे ऐसा फील होगा कि भैया यहां पे आपको ऐसा फील होगा कि यहां कुछ तो ऐसा लगेगा कि यार जो एकल नागरिकता है वो चीजें मिल नहीं पा रही, वो चीजें फील नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं। अब बात करें आर्टिकल 19 का फर्स्ट का घ, जिनमें आपको क्या मिलेगा कि नागरिकों को भारत में कहीं भी क्या बिना रुके, यानी वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, या एक लाइन में आप बोले कि टू मूव फ्रीली, यानी वो कहीं पे जाए, इसके लिए उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन ठीक है, एक चीजें हैं जहां हम बात करें आर्टिकल 19 के 5वें सेक्शन के, वहां पे युक्त युक्त प्रतिबंधों की बात भी करता है। जहां आपको एक तरफ ये राइट्स मिल रहा है कि आप कहीं पर घूमिए जाइए, वहीं पे क्या बात हो रही है कि युक्त युक्त प्रतिबंधों की बात हो रही है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पे ये व्यवस्था है कि साधारण जनता जो है अथवा अनुसूचित जनजातियों के हितों में इस स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है, इस वाली स्वतंत्रता को, कि आप कहीं पे जहां मूव करने की आपको फ्री किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तो यही है कि एकल नागरिकता कहीं कहीं आपको अपवाद स्वरूप में देखने को मिलेगी कुछ आर्टिकल में, जो कि हमने ऐसे बताया आपको। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे आपके पास कौन कौन से ग्राउंड है जिनके आधार पे आप नागरिकता पा सकते हैं, तो उनको देखते हैं। तो उनमें से पहला ग्राउंड है जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे क्या होना चाहिए कि भारत में जो 26/1/1950, ठीक है, 26/1/1950 याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को, या फिर उसके बाद, लेकिन ध्यान रहे आप क्या कि 1/7/1987 से पहले जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा, चाहे उसके माता या पिता में से कोई भी किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता रखते हो, उसका कोई उस पर असर नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो भारत का नागरिक है, बशर्ते यहां क्या है, उसके माता पिता में से कोई एक जन्म के समय देश का नागरिक हो। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, या अगली शर्तें क्या है? तो अगली शर्तें कहती हैं कि भारत में 3/12/2004 को या फिर उसके बाद जन्मा प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है, बशर्ते यहां पर क्या कंडीशन है, उसके माता पिता दोनों भारतीय हो, या फिर कम से कम एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो उसके जन्म के समय, या फिर उनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो, या दूसरा जो है वो जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। ऐसी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो क्या होता है, जन्म के साथ ही भारत की नागरिकता पाने के योग्य होता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं
दूसरा मेथड क्या है, यानी दूसरा कौन सा ग्राउंड है जिसके आधार पे आपको नागरिकता प्राप्त होती है, वो ग्राउंड है वंशानुगत, यानी वंश के आधार पे। ये क्या है, तो शर्त क्या है कि भाई 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति, ठीक है, उनके कोई भी हो, वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, कि जन्म के समय उसका पिता क्या हो, भारतीय नागरिक हो। और दूसरे वाले कंडीशंस क्या हैं कि भाई 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत का नागरिक होगा, लेकिन जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। क्लियर है? तो दो कंडीशन है, पहला कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जो होगा वो भी भारतीय नागरिक होगा, लेकिन कंडीशन है भैया कि उसके जन्म के समय उसके पिता ना क्या हो, भारतीय नागरिक हो। और दूसरा क्या कह रहा है कि 10 दिसंबर 1992 को या फिर उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, भारतीय नागरिक में कंसीडर होंगे, लेकिन क्या है कि उसके माता अथवा पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। पहले वाले कंडीशन में पिता को बोला जा रहा था और दूसरे वाले कंडीशन में माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ये चीजें अगर याद रहेंगी तो बाकी तो डेट आप याद कर लोगे। अब चलते हैं और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है तीसरा वाला जो पॉइंट है, तीसरा ग्राउंड जो है नागरिकता पाने का, वो है पंजीकरण मेथड द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, शर्त क्या है कि भारतीय मूल का व्यक्ति हो, ठीक है, और जो नागरिकता आवेदन से कम 7 वर्ष भारत में रहा हो। इसके बाद क्या, दूसरा ग्राउंड क्या, भारतीय नागरिक से विवाहित कोई भी व्यक्ति, ठीक है, लेकिन जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, वो भी क्या हो जाएगा, इंटाइटलमेंट हो जाएगा। और तीसरा वाला पॉइंट है कि भारत के नागरिकों को नाबालिग जो बच्चे हैं तो वो भी क्या होंगे, इंटाइटलमेंट होंगे इसके लिए, नागरिकता के लिए। क्लियर है? तो भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, ये तीनों ग्राउंड आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले मेथड की, यानी नागरिकता अधिनियम में अगला मेथड क्या है 1955 में, कि जिसके तहत आप क्या पाएंगे, आपको नागरिकता मिल जाएगी। वो मेथड है या वो तरीका कौन सा है, तो है देशीकरण। अब इसमें क्या, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करने होंगे। पहला है कि संबंधित देश में से एक निश्चित अवधि तक निवास करना होगा, जो भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या आपको फुलफिल करना होगा, किसी ऐसे देश के नागरिक ना हो जहां पे आपको भारत की देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं किया जाता, यानी आप ऐसे देश से ना बिलोंग करें जहां पे भारत देशीकरण मेथड द्वारा नागरिकता नहीं देता। तीसरा पॉइंट क्या है, अन्य देश की नागरिकता का त्याग कर अगर आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और चौथा वाली पॉइंट क्या है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से आपको किसी एक का अच्छे से ज्ञान हो, ठीक है। अगला, अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। इसके बाद अगर ये सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं तो यहां तो आप क्या देशीकरण मेथड द्वारा आप बन ही सकते हैं भारत के नागरिक, लेकिन क्या है कि एक विशेष स्थितियां भी दी गई हैं। कौन सी विशेष स्थितियां हैं, वो इस प्रकार है कि एक विशेष उपबंध के तहत आपको छूट मिलेगी अगर आप क्या है, कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या फिर मानव विकास के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य कर दिया हो, ठीक है, ऐसा अभूतपूर्व कार्य कर दिया हो, ठीक है, जो काफी अच्छा हो, काफी अच्छा माना गया हो, तो एक वो क्या हो, अपवाद की कैटेगरी में आ जाएगा और उसे बिना देशीकरण के द्वारा ही नागरिकता दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि उस व्यक्ति को, यानी जिसको इस स्पेशल कंडीशंस में रखा जा रहा है, वो व्यक्ति क्या करे, भारत के प्रति निष्ठा का शपथ लेगा, ठीक है, यानी वो भारत के प्रति निष्ठा के लिए क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, तभी वो चीजें क्या होगी, उसे इस विशेष कैटेगरी में डाला जाएगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट की। तो क्षेत्र सम्मिलित होने पर कोई भी नया क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है वो भी क्या होगा, उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी वहां के लोगों को। क्लियर है? यहां तक कोई इशू नहीं होगा। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है, आपने देखा कि आपको 5 तरीके बताए गए जिसके तहत आप क्या है, नागरिकता पा सकते थे, ठीक है, 1955 में, ठीक है, यानी आपके नागरिकता नियम 1955 के तहत 5 तरीके हैं जिनसे आप क्या करेंगे, नागरिकता
पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कौन कौन से तरीकों से हो सकती है, किन आधार पर नागरिकता को क्या किया जा सकता है, पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है, या क्या नागरिकता हमेशा बरकरार रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी किसी भी गलती पे। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे आगे। जैसे कि देखिए, नागरिकता समाप्ति की, नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी? पहला कंडीशन है अगर आप स्वतः नागरिकता का क्या कर दें, परित्याग कर दें। ठीक है, तो पूर्ण आयु या क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता की त्याग कर सकता है। ठीक है, या नागरिकता की त्याग की क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जब वो घोषणा करे तो ध्यान रहे कि भारत सरकार की जो केंद्र सरकार है वो युद्ध या अदर चीजों में अगर बिजी है तो उसे क्या कर सकती है, केंद्र सरकार उस पर रोक लगा सकती है, उसे रोक सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कि भारत सरकार किसी युद्ध में बिजी है या केंद्र सरकार किसी युद्ध में बिजी है, आप वहां कुछ भी अपने मन से आप नागरिकता का परित्याग कर दें और मान लिया जाएगा। उस समय केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि आपके नागरिकता को क्या किया, रद्द किया जाए या ना किया जाए, उसे वो रोक भी सकती है। ठीक है, तो इसलिए पावर होती है केंद्र सरकार के पास। याद रखिए कि आपने परित्याग स्वतः कर दिया तो जरूरी नहीं कि आप पूरे तरीके से उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए। ठीक है, देश के, तो वो कौन रोक सकता है, केंद्र सरकार। आगे, ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा। कौन, जो परित्याग कर दिया है। ठीक है, उसका नाबालिग बच्चा भी भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन जब वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसके बाद बात करें दूसरा कंडीशन क्या है, कब आपकी जो है नागरिकता इंड हो जाएगी, वो है बहिष्कार। क्या है, बहिष्कार, यानी जब बहिष्कार हो जाए तो भी ये चीजें हो सकती है। तो इसको देखिए, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर आपने खुशी से किसी भी देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया तो आप समझिए भारत की नागरिकता गई आपके हाथ से। इसके बाद यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत सरकार क्या हो, युद्धरत हो, अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो, तब यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार चाहे तो वो क्या करेगी, सहमति आपको प्रदान ही ना करे। ठीक है, कौन सी सिचुएशन में, जब वो युद्ध में लगी हो, कौन, केंद्र सरकार। तो इसे याद रखिएगा, आपके द्वारा चाहे आप स्वेच्छा से दे रहे हो चाहे बहिष्कार कर रहे हो ना, इसमें कोई भी मेथड अपनाया जाता है। और केंद्र सरकार अगर युद्ध में भाग ले रही है तो वो चाहे आपको सहमति ना प्रदान करे। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अब बात करें नागरिकता से वंचित किया जाना, ये क्या होता है, ये थर्ड वे होता है जिसके थ्रू आपको नागरिकता से हटाया जा सकता है, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इसमें क्या है, ऐसे भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिक बने हैं, वो केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है उन्हें। ठीक है, कौन, क्यों वंचित किया जाएगा, कौन से ग्राउंड पे केंद्र सरकार उनको वंचित कर सकती है। हमने बोला ना कि ऐसा नहीं कि आपको एक बार नागरिकता मिल गया तो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पे। वो स्पेसिफिक ग्राउंड क्या है, तो वो नीचे है। कौन सा, भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति की क्या नागरिकता को छीन सकती है या फिर नागरिकता से उसे वंचित कर सकती है। पहला कंडीशन क्या है भाई, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु, ठीक है, कोई छल कपट का प्रयोग किया गया, कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया हो भारत सरकार को, तो क्या है, आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, अगला क्या, भारतीय संविधान के प्रति आप अनादर कर रहे हैं, अविश्वास रख रहे हैं ना, तो भी आपके लिए खतरा है, ये भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। अगला, किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो आप शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना क्या कर दे, आदान प्रदान कर दे, तो भी आपके लिए दिक्कत है। या अवैध व्यापार किए जाने पर ना, या राष्ट्र विरोध करने पर, कि भारत सरकार किसी युद्ध में कार्यरत है और आप उस समय कोई गोपनीय सूचना लीक कर दे रहे ना, कोई अवैध आप व्यापार करना शुरू कर दिए, तो इन सब दशाओं में आपकी नागरिकता क्या की जा सकती है, आपकी नागरिकता क्या है, खत्म की जा सकती है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगली बात, कौन सी कंडीशन है, नागरिकता के रूप में पंजीकरण या देशीकरण के बाद 5 वर्ष में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास ना हो। ठीक है, आपको नागरिकता मिल गई पंजीकरण या देशीकरण मेथड द्वारा, ठीक है, लेकिन जैसे नागरिकता मिली उसके बाद में 5 वर्ष में ही आपको किसी अन्य देश ने 2 वर्ष का कारावास दे रखा हो, ऐसी सिचुएशन ना हो, नहीं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, या नागरिकता को आपको क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, यह ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले अगले पॉइंट का, तो अगला पॉइंट क्या, तो नागरिकों को सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो। कोई ऐसा नागरिक है जो सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो ना,
यानी सामान्य रूप से अगर वो भारत के बाहर 7 वर्ष से लगातार रहेगा तो भी दिक्कत होगी। चलिए अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, कि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। और जो 7 वर्ष की हमने बात किया उसमें कौन से ऐसे ईयर हैं जो 7 ईयर्स नहीं काउंट होंगे, कि अगर सामान्य रूप से कोई 7 वर्ष तक बाहर रह रहा तो कौन सी दशाओं में 7 वर्ष कंसीडर नहीं किए जाएंगे, उसकी नागरिकता नहीं छीनेगी, उसका है वो पॉइंट देख लीजिए कि 7 वर्ष से बाहर जो भी रह रहा है उसका तात्पर्य ये नहीं है क्या, अगर वो उसके दौरान शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहा है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए गया है ना, पढ़ रहा हो, तो ऐसी चीजें कंसीडर उसमें नहीं होगी, ठीक है। और ना ही भारत सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में सेवा दे रहा हो, ठीक है, तो वो चीजें 7 ईयर्स नहीं कंसीडर होगी। समझ में आया? तो ऐसा ना हो कि इस आधार पर कोई पढ़ने गया 7 साल से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता खत्म, ऐसी कुछ ये चीजें काउंट नहीं होंगी। या फिर भारत सरकार या किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन या सेवाओं द्वारा उसे भेजा गया है तो भी वो 7 ईयर्स काउंट नहीं होंगे। बस ये चीजें जानना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लो आप लोग। अगला पॉइंट है विदेश में निवासियों को जो विशेष दर्जा दिया गया। याद रखिए भारत सरकार क्या करती है, वो विदेश में निवासियों को कुछ विशेष दर्जा दे रखी है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्पेशल स्टेटस फॉर क्या, फॉरेनर रेजिडेंट्स, ठीक है। क्या है, भारत सरकार की ओर से विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को क्या है, कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत सरकार ने इनको नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो जो है, ऐसे में 3 प्रकार के दर्जे हैं, ठीक है। पहला है एनआरआईज, ठीक है, आप लोग नाम सुने हो ना, जिसे अनिवासी भारतीय के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनआरआईज नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। कौन से हैं, अनिवासी भारतीय वे व्यक्ति होते हैं जो भारत के नागरिक ही होते हैं, ठीक है। नाम से लग रहा अनिवासी ना, तो आ मतलब नहीं, निवासित मतलब रहने वाले, जो ना रह रहे हो, तो नाम से ही पता लग जाएगा हिंदी के आपके, ठीक है। आगे देखो, तो ऐसे भारतीय व्यक्ति जो भारत के नागरिक तो होते हैं लेकिन भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए, ध्यान रखिएगा किसके लिए, नौकरी और व्यवसाय के लिए वो भारत के बाहर रहते हैं। प्रायः यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेश में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है तो उसे क्या होगा, अनिवासी भारतीय का दर्जा दे दिया जाता है या एनआरआई का दर्जा दे दिया जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस का दर्जा उसे दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा एनआरआई कौन है, तो जो भी व्यक्ति क्या है नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत के बाहर रहता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एनआरआई का दर्जा पा जाता है, ठीक है। अगर वो लंबे समय तक भी रहने की मंशा जाहिर करता फिर भी, लेकिन ध्यान रहे कि वो भारतीय नागरिक है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। ये आपने एनआरआई आपने समझ लिया, एनआरआई कौन है। अब बात करते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं, पीआईओ कौन होता है ना, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत का नागरिक रहे हो, ठीक है, या फिर क्या हो वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला गैरतलब है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, अफगानिस्तान के हैं या चीन के नागरिक हैं, वो कभी भी, ठीक है, एक मिनट, ओके, ठीक है, नागरिक हैं या कभी रहे हैं, वो भारतीय मूल के व्यक्ति के वर्गों में शामिल नहीं किए जाते। इससे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन से देश के नागरिक जो है वो भारतीय मूल का दर्जा नहीं पा सकते या पीआईओ का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पहला दे देगा बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑल ऑफ दीज। तो जब आपको पता होगा तो ऑल ऑफ दीज आप मार के निकल जाओगे। तो याद रखिएगा सीधे मतलब वह व्यक्ति जिनके पूर्वज वह स्वयं जो भारत के नागरिक रहे हैं, ठीक है, परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक है। पहले उनके पूर्वज या फिर वो स्वयं जो भारत के नागरिक रहे हैं और वर्तमान में क्या उनके पूर्वज क्या किसी अन्य देश के नागरिक को भारतीय मूल का व्यक्ति तो कंसीडर किया जाएगा, उन्हें पीआईओ माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे व्यक्ति को नहीं कंसीडर किया जाएगा जो पाकिस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या अदर देश जो भी यहां मेंशन किए गए, ठीक है, उनके लोगों को भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं कंसीडर किया जाएगा,
ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज के नाम याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। अब बात कर ले OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे आप भारत के समुद्री पार नागरिक के नाम से या समुद्री पारी नागरिक के नाम से जानते हैं। वो कौन होते हैं? तो इनको देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान, कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान, ठीक है, का नागरिक नहीं है और ना ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कुछ शर्तें पूरा करके वो क्या है, भारत का OCI का दर्जा पा सकता है। कौन से है? पहली चीज है कि संविधान लागू होने के समय या इसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका हो। और दूसरा कंडीशन क्या है? संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, तो भी वो क्या होगा, भारत का नागरिक बन सकता है। या फिर कह सकते हो कि आप OCI पा सकता है, ठीक है। या किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, तो भी वो OCI के लिए इंटाइटलमेंट हो जाता है। यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल है ना, किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी है, या फिर उसका पोता या पोती है, या फिर नाती या नातिन है, तो भी क्या होगा, उसको OCI का दर्जा मिल जाएगा। तो ये चीजें याद रखिए कि OCI के दर्जे के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आप क्या आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप नागरिकता पा सकते हैं। और आपने देखा कि भारत सरकार जो है कुछ विदेशियों को कुछ स्पेशल दर्जे दे रखी है, जिनको आपने देखा NRI, OCI ना, और PIO ना। तो ये सारी चीजें आपने देखा किस तरीके से भारतीय मूल का व्यक्ति है ना, अनिवासी व्यक्ति है, और किस तरीके से आपने समुद्री पारी नागरिकों को कंसीडर किया। तो ये तीन के तीनों पॉइंट आपको देखने को मिल गए होंगे। अब हम ये सारे टॉपिक आपको और बाकी जो बचे हुए थे वो आपने ऑलरेडी पार्ट 1 में देख लेना है। आप जैसे ही पार्ट 1 खोलेंगे सिटीजनशिप में, उसमें आपको मेंशन मिल जाएगा सारे के टॉपिक। अब बात करते हैं इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ के, जो हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने MCQ टॉपिक पे। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा, ठीक है, और इसी में सारे के सारे टॉपिक कवर करवा लेंगे, ठीक है, MCQ के। तो चलते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो है आपके पास केवल 20 सेकंड या 10 सेकंड रहेंगे, 20 या 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उन 20-10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका दोहरी ना, और साथ में एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा सही है? जल्दी करिए, मैं हट जाऊं, देख लीजिए आप लोग, इस साइड हो जाता हूं, देखिएगा आपको बेटर। चलिए ठीक है बच्चों, क्या है, अगर आप लोगों ने पहली क्लास देख रखी है तो आपको क्लियर होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ना, कौन सा, एकल नागरिकता या दोहरी? एकल नागरिकता, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एकल नागरिकता, या फिर बोले तो बी वाला ऑप्शन आप सही करके निकल जाएंगे, ठीक है। टीचरों की बात पे भरोसा मत करना, और खासकर जब वो MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि फर्स्ट सही हो सकता है, तो उस समय नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस समय टेस्ट नहीं करना है, टीचर आपको थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। तो कंसिडर करिए कि आप चीजें कोई भी ना हो। बाकी चलो देख लेना है, क्योंकि मैं बार बार एकल नागरिकता बोल रहा हूं, तो आपको देखना है किसमें कौन से ऑप्शन में है, बाकी उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक मारनी है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी वाला दिया है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ऑप्शन हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान के भाग सेकंड में किन अनुच्छेद में नागरिकता के संबंधी प्रावधान है। तो याद होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आप 1 सेकंड भी नहीं लोगे, बता दोगे कौन सी आर्टिकल है, बताओ जल्दी। हरिए 12 से 35, 36 से 51। अभी DPSP अगर आप लोगों ने क्लास देखी हो तो आप आधे तो ऐसे हटा दोगे, बी वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन आपने अगर फंडामेंटल राइट देख रखा है तो भी हटा दोगे। अब बचा कौन सा, जल्दी बताओ। गुड, ठीक है, कौन सा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, और बात कर लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग, हम साइड होते हैं। जितना टॉपिक आपने क्लियर किया वहीं से पूछ रहा, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बहुत ध्यान से देखिएगा, भारत में पहला वाला ये है, पहला पॉइंट है भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान। दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में क्या एकल नागरिकता का प्रावधान। तीसरा वाला पॉइंट कह रहा है संसद में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है ना, यानी संसद को अधिकार है कि वो क्या करे, कानून बना सके नागरिकता संबंधित, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसने क्या कहा है भैया कि नागरिकता में क्या है, अस्थायित्व है, या बात करें नागरिकता क्या है, अस्थायी उपबंध है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, हरी अप। अगर आपने ढंग से क्लास पढ़ी है, टाइम ओवर हो गया तो आप देखिए, आपको समझ में आएगा, बताएगा भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर संसद को नागरिकता के लिए क्या अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सके, लेकिन इसने क्या कहा कि अधिकार नहीं प्राप्त है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नागरिकता कह रहा कि एक अस्थायी उपबंध है, जबकि नागरिकता एक अस्थायी उपबंध नहीं है। अगर आप पहली क्लास देखोगे तो हाँ, हमने आपको बताया कि नागरिकता क्या है, एक अस्थायी उपबंध नहीं है। ये क्या है, जब संशोधन किया जा सकता है, जिसको बदला जा सकता है, वो अस्थायी कैसे है, ठीक है, यानी इसको बदला जा सकता है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़े तो संसद क्या कर सकती है, इस पे प्रावधान कर सकती है, इसको बदल सकती है, ठीक है। इसीलिए पूछा है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बचा कौन सा ऑप्शन, जब तीनों गलत हो गया तो आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन बच रहा है, भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है, बस। तो कौन सा सही है, केवल बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही करोगे। अगला चलो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण करने की जो विशिष्ट अधिकार प्राप्त है वो किसको है, न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। जल्दी करें, अगर आप लोगों ने क्लास देखा है तो आराम से आप कर पाएंगे, गुड, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी मारेंगे और आगे निकल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग अक्सर आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और ये क्या है, सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब जल्दी बताइए आप लोग, दिख रहा है आप लोग को, साइड हो जाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसके निर्गत करने वाला प्राधिकरण जो है आधार संख्या को निरस्त या लुप्त नहीं कर सकता। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपकी जानकारी के लिए पहले बता दें, आधार कार्ड जो है वो नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में तो प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और दूसरी चीज बता दें कि जो अथॉरिटी या जो प्राधिकरण इस आधार संख्या को जारी करता है उसके पास ये पावर होती है कि वो उसे निरस्त भी कर सकता है उस आधार नंबर को, और उसे लुप्त भी करने का क्या करता है, उसके पास अधिकार होता है, ठीक है। तो यानी इस हिसाब से दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो जब दोनों गलत है, जब दोनों गलत है तो क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैंने स्पेशल नोट टाइप का आपके पीछे ही लगा रखा है, देख लीजिए एक बार आप लोग, यहां समझ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, अब ये दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब बात करेंगे संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के, आप जब आएंगे नागरिकता को अर्जन और समाप्ति का प्रावधान है, तो संसद ने कौन सा ऐसा अधिनियम पारित किया जिसमें नागरिकता खत्म होती है और प्राप्त होती है। तो अब भी जस्ट पढ़ाया गया है कौन से नागरिकता अधिनियम में। अभी आपने 5 टाइप पढ़े हैं नागरिकता पाने के, और लगभग 3 टाइप आपको पढ़ाए गए, 3 टाइप आपको पढ़ाए गए नागरिकता खोने के। तो कौन सा है, नागरिकता अधिनियम 1955, गुड। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आपने 5 प्रकार के क्या पढ़े, 5 प्रकार यानी 5 टाइप आपने पढ़े नागरिकता पाने के, और 3 टाइप आपने पढ़े नागरिकता खोने के। तो अगर आप क्लास डेली देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगी। अब बात करें निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया।
तो जब आप पहली वाली क्लास देखेंगे तो उसमें बच्चों ऑलरेडी बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे ईयर थे जिनमें नागरिकता का संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो उनमें से आप देखेंगे कौन सा 1986 इसमें भी नागरिकता संशोधन हुआ है। ठीक है, 2003 इसमें भी नागरिकता संशोधन हुआ है, 2015 इसमेमें भी नागरिकता संशोधन हुआ है। यानी बचा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नागरिकता संशोधन नहीं हुआ है, वो ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन, यानी 1963 एक ऐसा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इस साल कोई नागरिकता संशोधन नहीं हुआ था। ठीक है, और बाकी डिटेल में कब कब नागरिकता संशोधन हुए ये जानना है तो आप पार्ट 1 में जाके चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार वो है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जब मैं फंडामेंटल राइट्स कराया हूं तब इन सारी चीजों को आपको बताया गया। फिलहाल एक बार आप फिर से देख पाए तो क्या बात कर रहा है, केवल भारतीय नागरिकों को। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में से कौन से हैं, जल्दी बताइए आप। इतना मैं हिंट दे दिया हूं, बाकी आप अपना बताइए, जल्दी करिए। ठीक, कौन सा है, टाइम ओवर। देखिए आपको बताया गया कि अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 ना, ये ऐसे राइट्स हैं जो आपके केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो ये आपको किस राइट्स जो है ये क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये पूछता है कि भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं जो विदेशियों को प्राप्त किए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पूछ रहा है ना विदेशियों को प्रदत्त अधिकार, ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है और साथ में भारतीयों को भी प्राप्त है। ये चीजें दिमाग में बैठा के रखिएगा, इन सब चीजों को डीप में आपको पढ़ाया गया कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। जब फंडामेंटल राइट्स वाली आप क्लास खोलेंगे प्लेलिस्ट में तो वहां आपको मिल जाएगा, ओपन करके एक बार देखिएगा। अब बात करते हैं यहां पे, तो ऑलरेडी आपको सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको सॉरी एक मिनट रुको, टेक्निकल थोड़ा सा, ओके ओके ठीक, क्या है, सी वाला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का ये ना, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक के जो प्रोविजन है ये क्या है, ये प्रोवाइड है किसके लिए, विदेशियों को ना। तो याद रखिएगा संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार ये है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर इन्हीं में से घुमा फिरा के ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। आप क्लियर करके जाइए, निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन में मिलते ही रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्ति को या व्यक्तियों को निम्नलिखित कौन से वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पे, कानूनी दर्जे के आधार पे। तो ध्यान रखिए जब कानूनी दर्जे के आधार पे हमने पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, हम हट जा रहे हैं आप देखते रहिए, कानूनी दर्जे के आधार पे जब हमने बताया है तो उसमें हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, पहली वाली क्लास आप देखेंगे, पहला तो एक नागरिक होगा, फिर क्या ऐसा होगा जो राज्यविहीन होगा, स्टेटलेस पर्सन होगा, रिफ्यूजी होगा, शरणार्थी होगा और एक अनिवासी होंगे ना। तो ये कुछ आपके टाइप हैं जो आप कह सकते हो कानूनी दर्जे के आधार पे डिवाइड है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहां सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 11 वाले की यानी 11th नंबर के क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन करने के 5 प्रकार उल्लेखित है या बताए गए हैं। अगर जिन्होंने ध्यान से इससे पीछे की बातें सुनी होंगी सब सही करके जाओगे। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया आपका। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है ये, ठीक है देखिए आप दूसरा पॉइंट क्या है, ये है दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति की 3 बातें कही गई हैं। ठीक है, यानी 3 आधार 3 ग्राउंड बताए गए और नागरिकता पाने के 5 ग्राउंड बताए गए, यानी 5 ग्राउंड दिए गए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, यानी कौन सा फाल्स है। अब ये बताने कह रहा है केवल एक, ठीक है केवल एक, केवल 2, और दूसरा सी वाला ऑप्शन दे रहा है कि ए एंड बोथ ना, या फिर बोथ बोल लो,
ठीक है, ए एंड बी बोथ। तो आप बताओ, डी वाला कह रहा है कि ना तो एक और ना ही दो, तो कौन सा असत्य है? आप बोलोगे सर दोनों ऑप्शन सही है। जब दोनों सही है तो असत्य तो कोई नहीं है, तो ना तो एक ना ही दो, यानी डी वाला ऑप्शन आप मार के आगे बढ़ जाओगे। टिक, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। अगर आपने ये दोनों फैक्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको यहां पे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा टिक लगाने में, और आप निकल जाएंगे आगे के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता के आधार पे ना, या जो धारा है, ये चीजें हमने पॉइंट में देखो, एक मिनट रुके, ये उसी पे लगे, नहीं तो आप लोग टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, इसमें गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं। ओके, यहां पे आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता के धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है, ये बताना है आपको। ठीक है, और वह जो आपको 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रावधान में भी शामिल किया गया, वो कौन सी ऐसी धारा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, धारा ए कौन, किसका, 7 का, या फिर धारा 7, या फिर धारा 10, या धारा 11, कौन सी ऐसी धारा है? अभी हम बताएंगे जो भी स्पेशल धारा है उसमें क्या चीजें हैं, क्यों इसको सम्मिलित किया गया इसमें। गुड, तो अब टाइम ओवर होता है। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 7A इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में आएगा कि धारा 7 ये इसमें करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों है, धारा 7 में ऐसा क्या विशेष प्रकार है जो ये चीजें इसमें मेंशन है, तो उसके बारे में हम यहां पे आपको नोट में बता देते हैं समराइट करके। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 7A जो कि बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा, 3rd के 2nd यानी आप सेक्शंस में ऐड होगा, तो उस चीज को देख लीजिएगा, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 7A भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों की परिभाषा व दंड का प्रावधान जो यानी क्या है, वो सब क्या बताती है, वो स्पष्ट करती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना वो है, बस इतना आप जानिए कि एक बार क्या स्पष्टीकृत पद का भाव, यानी जब एक बार किसी भी चीज को क्लियर कर दिया गया, इन सब चीजों को आप नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये चीजें समझो। 1 मिनट, हाँ, ये चीजें समझो कि 7A कह क्या रहा है। धारा 7A जो है भारतीय दंड संहिता की, वो क्या कर रहा है, तो एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, यानी कोई भी चीजें जब एक बार स्पष्ट कर दिया गया न्यायालय द्वारा अदर के, तो वही चीजें चलती रहेंगी, वही चीजें मान्य होंगी, उसका बार बार स्पष्टीकरण का कोई मतलब नहीं होगा। बस अपने सरल और उपयोगी भाषा में आप लोग समझिए। जैसे कोई भी एक चीजें कभी परिभाषित कर दिया गया, बता दिया गया, किसी भी चीज का परिभाषा दे दिया गया, तो अब वही मान्य होगी, वही चलती रहेंगी। ये चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक चीजें जो आपको जानने वाली चीजें आपके लिए, वो क्या है, तो ये चीज आप जान लो। जो मैंने अभी आपको आधार कार्ड से रिलेटेड बताया था, वो आपको यहां पे मिलेगा। 2 चीजें क्या कि भैया दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार यह बताया गया था कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने वहां पे आपको वो वाला ऑप्शन गलत करवाया था कि जो है आपका आधार कार्ड का प्रयोग कहीं पे भी अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरा फैक्ट क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है दूसरा फैक्ट आपका कि जो आप UIDAI के अनुसार, ठीक है, एक बार जो भी जारी किया गया नंबर है, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था, अभी जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था कि जो जारी करने वाली अथॉरिटीज है उसके नाम, उसके नंबर को निष्क्रिय नहीं कर सकते, उसके नंबर को लुप्त नहीं कर सकते। तो वही बता रहा है कि जो इसकी कंसर्निंग अथॉरिटीज है, यानी ऐसी अथॉरिटीज जो इसके लिए कंसर्न करती है, या जो अथॉरिटी जिससे संबंधित है, वो क्या कर सकती है, आधार कार्ड के जारी नंबरों के आधार संख्या को निष्क्रिय कर सकती हैं और लुप्त भी कर सकते हैं। जबकि आपने क्वेश्चन में देखा था, वो पूछ रहा था कि लुप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपको तमाम क्वेश्चन को हल कराने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, आपको वहां सॉल्व कराने में मदद करेंगे। तो ये चीजें आपको देख के रखनी है। अब चलते हैं अदर टॉपिक पे और अगले क्वेश्चन पे और बात करते हैं। इसे इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है जिनको हम देखते हैं, वो क्या है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किस माध्यम से, तो जन्म के द्वारा, दूसरा देशीकरण द्वारा, तीसरा किसी भूभाग को सम्मिलित कर लेना या समावेशन द्वारा, चौथा भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप सबने देखा कि नागरिकता अधिनियम
ना। 1955 के तहत आपको 5 वे बताए गए हैं, जिनके तहत आप देख ही रहे हो कि ये पहला वाला तो इसमें आ ही रहा है सर, दूसरा वाला भी इसमें आ जाएगा सर, तीसरा वाला भी आ जाएगा, तो बच कौन रहा है कि 1955 के तहत नहीं आ रहा नागरिकता अधिनियम के, तो वहां कहीं मेंशन नहीं कि भारतीय बैंक में धन जमा कर लो तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम अपने टॉपिक को समाप्त करेंगे और अब आपको मिलेंगे अगली क्लास में, जिनमें हम आपके लिए कम से कम 25 से 30 क्वेश्चनों का एक सेट लाएंगे नागरिकता से संबंधित। आपके सारे डाउट जो कहीं कुछ फैक्ट ऐसे जिनको हम ध्यान ना दे पाए हो, जो आपसे छूट गया हो, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, वो कंटेंट तो सारा का सारा समेट के आपको 25-30 क्वेश्चन की एक सीरीज में आपको करा दिया जाएगा। आप बस आगे बढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ बढ़िए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।